नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। आज मिड डे प्राइम में 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। तो बात होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। ऐसे में आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा। विधेयक का मकसद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पेपर लीक जैसी संगठित धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई करना है। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार कदम उठा रही है। आज राज्यसभा में वंदे मातरम विधेयक पेश किया जाएगा। बिल पर सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के सम्मान को सुनिश्चित करना और उसके अपमान को दंडनीय बनाना। दोषी पाए जाने पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना और मजबूत होगी। उधर नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में जनजीवन अब भी प्रभावित है। राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर और सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, पेयजल, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत शिविरों में चिकित्सा सेवाएं दे रही हैं, जबकि पशुधन की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये हैं बड़ी खबरें जिस पे फोकस रहेगा अगले 1 घंटे का। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश। दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। देश में परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स गठित। वैज्ञानिक, इंटेलिजेंस और आईआईटी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बड़े चेहरे बनाएंगे नई रणनीति। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय। मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। राहत बचाव अभियान में आई तेजी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 5वें दिन एथलेटिक्स की होगी शुरुआत। भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे पदक की चुनौती। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो कि एससी मोर्चा के प्रभारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसके संदर्भ में विस्तार से आपको बताएंगे माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज जी, राज्यसभा सांसद श्री शिवेश जी, मेरे भाई के शर्मा जी, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकट उत्सव पर, जो कि 20 फरवरी 2027 में होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ भी उन्होंने योगदान दिया देश की संस्कृति संस्कारों को बढ़ाने के लिए, सब वो हमारे आराध्य हैं। ऐसे ही पिछले हमने अहिल्याबाई होलकर जी का, अन्य महापुरुषों का लगातार जन्मदिवस बनाया है। उसी श्रेणी में संत गुरु रविदास जी का हम आज 650वां साला शुरू कर रहे हैं और हमें बड़ा गौरव होता है कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, सीर गोवर्धन ग्राम में हुआ था
और उनका ब्रह्मलीन वो हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर, जहाँ मीरा जी का मंदिर है उसके अंदर उनका ब्रह्मलीन हुए थे। उनका पूरा जीवन उस समय पर, जिस समय सिकंदर लोदी, तुगलक और तैमूर जैसे शासनकर्ता पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे थे, एक उनका नारा था तलवार या कुरान। उस मध्यकाल के अंदर जब लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी अपने विचारों को आगे रखने के लिए, हाहाकार मचा था, कोई रास्ता नहीं था, तो ये आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविदास जयंती को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन क्या रहा। लोकसभा में आज प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 26 को पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया। विधेयक में परीक्षा धोखाधड़ी और संगठित परीक्षा अपराधों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है। विधेयक में परीक्षा धोखाधड़ी के लिए न्यूनतम कैद की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दी गई है, जबकि अधिकतम सजा 10 साल तक बढ़ा दी गई है। वहीं अधिकतम जुर्माना जो पहले 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब नए कानून में 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम कैद की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार दिया जाएगा। वहीं विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्रवाई पूरी करेंगी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार बार अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारेबाजी की जगह चर्चा और संवाद करें। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 100 वर्ष पहले गुरु रविदास जी ने कहा, छोटे बड़े सब बसे, जाति विहीन समाज बेगमपुर कैसा हो जिसमें गम ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसा बेगमपुर की उनकी एक कल्पना थी, और यही कारण है कि उस समय के अंदर उनके जो शिष्य थे अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं थे। उन्होंने जाति से ऊपर उठकर काम करने का काम किया। तो उनके शिष्यों में आप देखेंगे तो मीराबाई थी, झालीबाई, रानी झालीबाई थी, 46 मेवाड़ के राजा उनके शिष्य थे। और उनकी वाणी उस समय, क्योंकि गुरु नानक जी भी उनके सहयोगी उस समय समकालिक रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में, प्रातः श्रवण गुरु ग्रंथ साहब में भी 41 पद उनके द्वारा लिखे गए हैं। इस प्रकार से पूरा ये वर्ष हम उनके जन्म दिवस तक जो बनाने वाले हैं, इसमें प्रधानमंत्री ने लगातार उनके प्रति अपने चरण नमन करते हर जन्मदिन पे किया है। अनेकों योजनाएं उनको जागरण करने के लिए, को जानने के लिए आप देखेंगे हमने अभी आदमपुर एयरपोर्ट जो था संत गुरु रविदास एयरपोर्ट के नाम से रखा गया, ट्रेन का नामकरण किया गया, जलंधर से जन्मस्थल तक किया गया। निरंजन दास जी जो हमारे परम संत हैं जलंधर के, उनको पद्मश्री देने का काम किया। ऐसे ही इसी कार्यकाल में 2012 से लेकर अब तक काशी का जन्मस्थल का निर्माण हुआ है, वो भव्य बनाने का काम किया गया है। सागर मध्य प्रदेश में रिसर्च सेंटर बन रहा है। उनके समकालिक संतों का जिन्होंने समरसता का भाव बनाया था, उनके भी चित्र लगाकर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा एक सागर का भी निर्माण किया है। ऐसे ही तुगलकाबाद मंदिर जो उस समय दिल्ली में तथाकथित सरकार थी, उनके अच्छे से पैरवी न करने के कारण वो टूटा था। आज उसका भी हम निर्माण का प्रक्रिया के अंदर है, उसका भी जल्दी ही हम भूमि पूजन करने वाले हैं। खुरालगढ़ का मंदिर है पंजाब के अंदर, जो 100 करोड़ रुपया लगाकर हमारी सरकार ने बनाया। ऐसे कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप कभी अभी जाएंगे 1-1.5 साल बाद एक भव्य मंदिर आपने रविदास जी का दिखाई देगा, बड़ा चित्र उनको दिखाई देगा। और ऐसे अन्य जो रविदास जी से जुड़े स्थान हैं, चाहे वो जूनागढ़ का गुजरात में हो, काशी की उनकी जन्मभूमि हो, चित्तौड़गढ़ हो, बनारस हो, सभी के बड़े बड़े जो उनके संबंध रहा है या उनसे जीवन से जुड़े हैं, उनका भी जीर्णोद्धार हम करने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम चालू है। कल
से कार्यक्रम चालू होगा, उसका पूरा विस्तार से आदरणीय तरुण जी बताएंगे हम किस किस तरीके से उनके जन्म दिवस तक इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। धन्यवाद। बंधुवर, हमारे बीच में दुष्यंत जी ने गुरु रविदास जी के जीवन में बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिन यानी 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा। इस 650वीं जयंती पर सबसे पहले कल यानी 28 तारीख को वाराणसी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर 131 उनके जन्म स्थान की माटी के कलश उनका पूजन होगा और परसों यानी 29 तारीख को कल जहां पूजन होगा शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 29 तारीख को वो पूजित जन्म स्थल की मिट्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और पार्टी की सारी लीडरशिप वहां से उन 131 कलशों की यात्रा पूरे देश के लिए रवाना करेंगे। परसों 29 तारीख गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी की कलशों की यात्रा देश के सभी प्रदेशों में जाएगी और सभी प्रदेशों से होते हुए वो देश के सभी जिलों में जाएगी और देश के 21,000 स्थानों पर कलश वंदन के कार्यक्रम किए जाएंगे और ये 29 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक 21,000 स्थानों पर ये कलश जाएंगे। देश की हर गांव, हर मोहल्ले, हर बस्ती में कलश की यात्रा होगी, कलश की आरती होगी, कलश की पूजा होगी। उस मिट्टी को, जिस मिट्टी ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई, जिस मिट्टी से पैदा हुए गुरु रविदास जी ने देश में सामाजिक समरसता का भक्ति काल के आंदोलन में भाग लिया, जिस श्री गुरु रविदास जी की शिष्या मीरा भाई ने पूरे देश के अंदर जन जागरण किया, ऐसे महान संत श्री गुरु रविदास जी के 21,000 स्थानों पर वो कलश जाएगा और लगभग 10 सितंबर तक हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर मंडल में, हर शहर में, भारत के हर कोने में गुरु रविदास जी की उस पावन मिट्टी को ले जाया जाएगा। क्योंकि परसों 29 तारीख से हम अभियान शुरू कर रहे हैं देश के 51,000 मंदिरों में, क्योंकि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सभी लोग सुबह गुरु पूर्णिमा में जाने वाले हैं। लेकिन 29 तारीख की रात्रि को देश भर के सभी गांव में, हर मंदिर में, हर समाज के मंदिर में श्री गुरु रविदास जी के नाम पर दीप जलाए जाएंगे। उनकी फोटो रखकर 51,000 स्थानों पर दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। वही वाराणसी में गंगा के घाट पर ऐतिहासिक
दीपमाला का आयोजन भी हमारे योगी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी करेंगे। ये कार्यक्रम पूरा साल चलेगा। इसके बाद देश भर के संतों को संपर्क, कुछ लोग आज भी विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके भारत के अंदर समाज में विभाजन का काम कर रहे हैं। गुरु रविदास जी का संदेश सबको इकट्ठा करने का, गुरु रविदास जी का संदेश समाज को जागृत करने का है, इकट्ठा करने का है, समरस करने का है। इसलिए देश के सभी संतों के साथ संपर्क का एक बड़ा अभियान 29 जुलाई से 15 जनवरी के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता हर संत को मिलेंगे और समाज को समरस गुरु रविदास जी के शिक्षाओं बेगम पूरा, बेगम, गम यानी गम, बिना चिंता के, बेगम यानी बिना चिंता के जो धरती है, और कैसा राज चाहूं मैं, वो जो फिलॉसफी है उनकी, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे। इसलिए सारे देश के सभी संतों से संपर्क, सभी कथाकारों से, कीर्तनकारों से, भजन मंडलियों से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संपर्क करेगी। इसके बाद देश भर में एक बड़ी यात्रा जलंधर से शुरू होकर वो यात्रा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद यूपी में जन्मस्थली पर जाकर समाप्त होगी। और उसी तरह देश के बाकी प्रांतों में भी उप यात्राएं निकलेंगी और ये सभी उप यात्राएं इस यात्रा में सम्मिलित होंगी। और हम लोग 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी, 1 महीना। इस अभियान के तहत देश के छात्रावासों से संपर्क, मंदिरों से संपर्क, विद्यार्थियों के साथ विशेष कार्यक्रम, विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम, और जैसा कि मेरे बड़े भाई बता रहे थे, देश के 5 बड़े मंदिर जो श्री गुरु रविदास जी के जीवन के साथ जुड़े हैं, जूनागढ़ गुजरात, सागर मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, खुरालगढ़ साहिब पंजाब और श्री गुरु रविदास मंदिर दिल्ली, इन स्थानों के भव्य विकास के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोकल सरकार से मिलकर इस पर काम करेंगे। ये 650 वर्ष यानी 7 माह का कार्यक्रम मैंने आपके सामने रखा है, जहां 21,000 पवित्र कलशों का पूजन, 187 प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 4 चरणों में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। पहला, वाराणसी की गुरु रविदास जी की जन्मस्थल की मिट्टी, जन्मस्थल की मिट्टी और गांव के मंदिर को जोड़ने का काम। दूसरा, देश के सभी संतों से संपर्क कर समरसता का कार्यक्रम। नंबर 3, देश के सभी युवाओं से संपर्क कर गुरु रविदास जी का जो एक बड़ा सिद्धांत है, जिस पर आज श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, वो पूरा करना। और फिर हर गांव को वहां से यात्रा लेकर जन्म स्थल पर आना। एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष हम सबको जानकारी है, वो खुद 650वीं जन्मशती की शुरुआत यानी 1 फरवरी, क्योंकि ये देसी महीने से जन्मदिन आता है तो 1 फरवरी इस बार आया था, 1 फरवरी 2026 को खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जलंधर में जाकर उन्होंने खुद मंदिर में पूजा अर्चना की थी, गुरु रविदास जी की पूजा अर्चना भी की थी और संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और इसकी शुरुआत आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखकर, और अभी जब वो जलंधर गए थे तो एक ट्रेन, विशेष ट्रेन जो कि समाज की बहुत देर से मांग थी वाराणसी के लिए, वो अमृतसर से वाराणसी श्री गुरु रविदास जी को समर्पित ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। और ये सारा वर्ष
भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और संगठन दोनों श्री गुरु रविदास जी को समर्पित कार्यक्रमों में समय लगाने वाला है। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, इसके लिए टोली भी केंद्र ने बनाई है। इस टोली के सभी जगह पर टोली बनी है। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की लीडरशिप में हम सब कार्यकर्ता गांव-गांव तक लेके भी जाएंगे और गांव-गांव को जन्मस्थल की मिट्टी के साथ जोड़ेंगे भी। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। किसका जी? श्री गुरु रविदास जयंती 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा से लेकर 20 फरवरी तक यानी गुरु रविदास जी की जयंती तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 7 महीने तक ये कार्यक्रम चलेंगे। समरसता अभियान के तहत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और बात संसद के मानसून सत्र की। लोकसभा में आज प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक पेश किया। विधेयक में परीक्षा धोखाधड़ी और संगठित परीक्षा अपराधों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है। विधेयक में परीक्षा धोखाधड़ी के लिए न्यूनतम कैद की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है, जबकि अधिकतम सजा 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। वहीं अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम कैद की अवधि अब 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार दिया जाएगा। वहीं विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्रवाई पूरी करेंगी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार-बार अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारेबाजी की जगह चर्चा और संवाद करें। हालांकि अध्यक्ष की अपील के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से नहीं चल सकी। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और
और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सबके विचार आए। उधर विपक्षी दलों के सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। तो वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष नहीं माना और जिसके चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण सदन चलने दे, ताकि छात्रों के हित के लिए लाए जा रहे विधेयक पर चर्चा हो सके और इसे सहमति से पारित कराया जा सके। इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया, पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया, तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकनी करेंगे। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार नंदन नीलेकनी। उनके साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये टीम सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब सिर्फ सजा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज की जा रही है, दूसरी तरफ संसद में और सख्त कानून लाने की तैयारी है। अब इस टास्क फोर्स के जरिए परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी की पहचान होगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म की जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही समेत पूरे इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार पेपर लीक पर सिर्फ जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यवस्था को भी बदलने में जुट गई है जहां से ये संकट पैदा होता है। जवाबदेही, कानून और अब सिस्टम के रिफॉर्म्स। सरकार के ये कदम बता रहे हैं कि परीक्षा सुधार अब सिर्फ एजेंडे में नहीं, बल्कि मिशन मोड में है।
और एनडीए नेताओं ने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा को सरकार के छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से ही इन विषयों को गंभीरता से लिया गया है और सख्त कानून बने, उसके लिए काम भी हुआ है। और अब प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह एक बड़ी टास्क फोर्स, जो लोग इन विषयों के एक्सपर्ट हैं, जिनके ऊपर देश को ट्रस्ट भी है और नाज भी है, ऐसे लोगों की एक टोली प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। प्रधानमंत्री जी डे 1 से जब से ये इशू आया है उसका इनिशिएटिव ले करके और उसके लिए टास्क फोर्स बनाया। प्रधानमंत्री नीलकनी के साथ साथ जो इसमें मद्रास के आईआईटी के डायरेक्टर हो, चाहे इसरो के चेयरमैन हो, चाहे अमृतलाल मीना जी हो जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे, इन सब को बना करके। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो आया है कि सबसे बड़ा चीज है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो लोगों। देश के भविष्य के लिए जो उपयुक्त नेता होता है उसका हम लोग प्रभावशाली रूप से प्रयोग करेंगे। हमारा तुम्हारा इसमें नहीं करना चाहिए। यही तो दिक्कत है हमारे विपक्ष की। विपक्ष अब देख रहा है कि सदन में उनकी आवाज उठ नहीं रही है, तमाम सांसद उनके घेरे से बाहर जा रहे हैं, तो अब वो विचलित हो गया है। तो ये सब चीजें मेरे तेरे में आ गए। टास्क फोर्स का जो गठन किया है ये सब स्वागत योग्य है। बहुत चिंता करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि इन सब समस्याओं से किस प्रकार से निजात पाई जा सके और अपराध कोई भी हो नहीं, इसके लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। पर टास्क फोर्स के गठन से लेकर पेपर लीक के खिलाफ नए बिल को पेश करने तक कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं पिछले 48 घंटों में जो ये बताते हैं कि सरकार इस दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। लेकिन संसद के भीतर विपक्ष का क्या रवैया इस पूरे घटनाक्रमों को लेकर है, उस पर और बात करते हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उम्मीद की जा रही थी कि आज जब सत्र शुरू होगा तो विपक्ष, क्योंकि नया बिल पेपर लीक के खिलाफ सख्त कड़े कानूनों के साथ आ रहा है, सजा के प्रावधान के साथ, उसमें सहयोग करेगा। लेकिन क्या ये सहयोग पटल पे दिखाई दे नहीं रहा है? देखिए, फिलहाल 11 बजे और 12 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चली तब हमने देखा कि विपक्ष ने वो सहयोग का रवैया अपनाया नहीं और संसद के अंदर गतिरोध देखने को मिला दोनों सदनों में और विपक्ष ने हंगामा किया। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि जो प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर सरकार की तरफ से पहले बयान आना चाहिए, तब फिर आगे बात होनी चाहिए। हमने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात की अपील भी की थी जब बिल पेश किया जा रहा था और कहा था कि जिनको कोई संशोधन रखना हो या सुझाव देने हो 1 बजे तक अपना सुझाव दे दे। जब 2 बजे सदन दोबारा शुरू होगा और उस पर चर्चा शुरू होगी, चूँकि सत्ता पक्ष चाहता है कि आज ही चर्चा शुरू कराई जाए जो एंटी पेपर लीक बिल है। लेकिन अब देखना होगा कि 2 बजे क्या रणनीति होती है, क्योंकि संसद भवन परिसर के अंदर पहले और फिर लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दलों ने प्रदर्शन किया है उससे उनकी रणनीति साफ जाहिर होती है कि वो एक न एक किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ था प्रदर्शन के दौरान उस पर पहले सरकार का बयान आना चाहिए, उसके बाद इस बिल पर चर्चा को लेकर वो सोचेंगे। तो ये एक तरह से देखें गोल पोस्ट को चेंज करने वाली बात है कि विपक्ष जब पहले एक शर्त रख रहा था और जब इस पूरे विषय पर चर्चा की बात हो रही थी, अब तो सरकार आगे बढ़कर संशोधन बिल भी लेकर आई है, तो बिल पर चर्चा से पहले फिर एक नई शर्त रख दी गई है। तो अब देखना होगा कि 2 बजे क्या एक सहमति बनती है चर्चा को लेकर या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है या यह टकराव बना रहता है लोकसभा में और राज्यसभा में भी। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आखिर विपक्ष क्या ये मानता है कि दोनों ही मुद्दे प्राथमिकता के हैं? एक तरफ छात्रों के भविष्य को लेकर एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाना जो फुल प्रूफ हो, जिसमें इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए सबसे अहम है कि विपक्ष की भागीदारी हो इस पूरे बिल की चर्चा में। लेकिन वहीं दूसरा मसला जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि उसके जवाब से पहले वो चर्चा में शामिल नहीं होगा। ये जो शर्त रखने की एक प्रवृत्ति, क्योंकि कंडीशन रखकर काम कराने की प्रवृत्ति विपक्ष की जो है, उसको किस तरह से सरकार अब देख रही है?
देखिए, सत्ता पक्ष इस बात को बखूबी समझती है कि किसी न किसी बहाने विपक्ष चाहता है कि संसद की कार्रवाई बाधित हो, लेकिन दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने नजर आती हैं। पहली बात तो यह है कि सदन चलाना सत्ता और विपक्ष की दोनों जिम्मेदारी है, लेकिन कंडीशन इस तरह से तय नहीं की जा सकती, डिक्टेट नहीं किया जा सकता, शर्तें थोपी नहीं जा सकती कि सदन किस शर्त पे चलेगा। सदन नियम और मर्यादाओं के अनुकूल चलता है और राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। अब जब सरकार चर्चा के लिए राजी है, उसको लेकर बिल लेकर आई है, तो फिर आप चर्चा कीजिए। बजाय इसके हम देख रहे हैं कि गतिरोध देखने को मिल रहा है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पहले भी हुई थी, अब सरकार आगे आकर कह रही है कि आप बिल पर चर्चा कर लीजिए, उस दौरान सारी बातें आएंगी। अब जो समझौता हुआ, जो सहमति बनी, जब हमने देखा कि छात्रों का आंदोलन वापस हुआ, उनकी सारी मांगें मांगी गई। उसमें एक मांग ये भी है कि जो छात्र जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं उनका मुकदमा वापस लिया जाएगा। तो फिर अब इस तरह से सामने आकर विपक्ष का ये कहना कि लाठीचार्ज क्यों हुआ और लाठीचार्ज पर बयान होना चाहिए पहले सदन में, तब सदन चलने दिया जाएगा, तो ये एक तरह से सत्ता पक्ष कह रहा है कि हठधर्मिता है और विचार करना चाहिए विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को, खासतौर पर अपने रुख को लेकर। और संसदीय कार्य मंत्री ने अपील भी की है कि आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। शैलेंद्र, इसमें दो बड़े सवाल ये भी हैं कि ये पूरा तथाकथित छात्र आंदोलन जो चला और जो मांगे रही छात्रों की, मूलतः उन मांगों को पूरा करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में एक कड़ा कानून भी लेकर आ रही है कि आगे ये घटनाएं ना हो। तो ये मामला एक तरह से छात्रों का रहा, छात्रों की मांग रही, सरकार ने उन मांगों को माना। क्या विपक्ष छात्रों के सहारे ही अब इस पूरे मामले को और आगे बढ़ाना चाहता है, संसद को बाधित करना चाहता है, या ये छात्रों को लेकर साथ विपक्ष चल रहा है? मतलब इसमें ये फर्क करना बहुत जरूरी है कि विपक्ष क्या छात्रों के साथ है या छात्रों के खिलाफ खड़े होकर अपनी राजनीति कर रहा है। देखिए, छात्रों के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन छात्रों के साथ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि छात्रों की जो मांगे थी वो मान ली गई और प्रदर्शनकारी छात्र वापस लौट गए हैं, उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। फिर आप संसद में दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा ही। पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि जब चर्चा की आपने ही मांग की थी और सरकार एक बिल लेकर आई है, तो मुद्दा वही, आप उस पर चर्चा कर लीजिए। और राज्यसभा में भी अगर अलग से चर्चा चाहते हैं, जब तक ये बिल जब लोकसभा से पारित होगा राज्यसभा में जाएगा, अगर अलग से चर्चा चाहते हैं तो आप चर्चा कर लीजिए। बजाय इसके एक शर्त फिर से रख के ये कहना कि लाठीचार्ज हुआ है तो सरकार की तरफ से पहले जवाब आए, फिर वो बिल पर चर्चा करेंगे, तो इस रणनीति पर एक सवाल उठता है कि छात्रों के बहाने आप संसद के बाहर अपनी राजनीति चमका रहे थे और संसद के जरिए, सदन के जरिए आप एक तरह से एक राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं और इसलिए दोनों सदनों की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अब आपको क्या दिक्कत है, जब हम बिल लेकर आए हैं तो बिल पर चर्चा कीजिए। अब देखना होगा कि कोई रास्ता निकलता है, कोई बात होती है कि कोई एक सहमति बनाई जाए। विपक्ष से अपील तो की ही जा चुकी है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। जी शैलेंद्र, एक सकारात्मक विपक्ष भारत के लोकतंत्र में इसी तरह से देखा गया है कि बहुत ऐसे मौके आए जब विपक्ष ने अपनी कुछ मांगे या सरकार के कामकाज को लेकर अगर किसी तरह के सवाल उठाए हैं तो उनमें संशोधन करके उन्हें बदला गया है, उन्हें सुधारा गया है, और उसी दिशा में ये भी एक कदम देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से टास्क फोर्स का गठन किया गया, टास्क फोर्स के गठन पर विपक्ष का क्या कहना है? क्या उन तमाम कदमों को विपक्ष सराह रहा है जो लगातार सरकार उठा रही है इस दिशा में? देखिए, औपचारिक तौर पर बातचीत में मीडिया में अगर आप बातचीत करें किसी विपक्ष के नेता से, तो सामने आकर वो सराहना से बचते नजर आते हैं, लेकिन इस बात को जरूर कहते हैं कि हाँ, ये जो टास्क फोर्स का जो गठन हुआ ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि कांग्रेस के एक नेता ने नंदन नीलकैडी को लेकर भी कहा कि उनकी विशेषज्ञता तो हम सब जानते हैं, अच्छा किया कि उनको इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बना दिया, प्रमुख बना दिया। तो इस तरह से बातें कही जाती है, लेकिन सामने आकर सत्ता की प्रशंसा करना या फिर सत्ता के कदमों की सराहना करना, उतना बड़ा दिल शायद विपक्ष का कोई नेता दिखाता नहीं है। और देखिए, हम कोई अपेक्षा भी नहीं करते कि सरकार के किसी कदम को खुलकर आकर वो सराहना करे, लेकिन ये जरूर है कि इस बात को मानते हैं कई नेता विपक्षी दल कि ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। और हम जानते हैं कि इसीलिए हमने एक सवाल भी पूछा था एक नेता से कि आप बताइए कि अब आपको दिक्कत क्या है, सदन में चर्चा कीजिए, जो सुझाव है अपने सुझाव अमेंडमेंट दीजिए। तब ये बात कही कि नहीं, हमारी मांग ये है कि जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर पहले सरकार का बयान आए, फिर हम इस पर चर्चा में हिस्सा लेंगे।
ये भी सही है शैलेन, जो आप कह रहे हैं कि सत्ता विपक्ष की ये मांग है, विपक्ष अपनी इस मांग को और इस नए बिल पर चर्चा को एक साथ लेकर भी आगे बढ़ सकता है अगर एक सकारात्मक मंशा हो छात्रों के भविष्य को लेकर। देखना यही दिलचस्प होगा 2 बजे आखिर क्या तय करता है विपक्ष की इस बिल को लेकर। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होता है कि नहीं, क्योंकि जो सीधे सीधे भविष्य में छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा बिल होने जा रहा है। धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं इथेनॉल की, इथेनॉल मिश्रित ईंधन की, यानी E20 की। E20 है एक भरोसे का ईंधन। पिछले 25 वर्षों से चरणबद्ध तरीके से बढ़ा है ये, और पिछले 25 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। तकनीकी जांच, विशेषज्ञों और उद्योगों से परामर्श के बाद इसकी शुरुआत हुई। E15 और E19, E20 का वर्षों से इस्तेमाल जारी है। 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन मिश्रित ईंधनों से इस समय चल रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें मिश्रित ईंधनों पर चल रही हैं। इसी के साथ E20 से इंजन खराब होने का कोई मामला नहीं है। E20 की नीति से लक्ष्य तक की यात्रा की भी बात आपको बताते हैं। पिछली 25 वर्षों में जिस तरह से हमने आपको बताया कि चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, तो वहीं 2001 से 2003 इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2006 से 2013 में कई राज्यों में E5 मिश्रण लागू किया गया था। वहीं 2014 में इथेनॉल मिश्रण यानी 1.53% पर रहा। तो वहीं 2014 से 2017 के बीच में कीमत व्यवस्था और सप्लाई सिस्टम में सुधार किया गया। 2018 से 2020 के दौरान जैव ईंधन नीति लागू की गई और 2018 से 2020 के दौरान इथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया। 2018 से 2020 में अन्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाया गया है। वहीं 2020 से 22 के बीच में E10 लक्ष्य हासिल किया गया। तो लगातार E20 को लेकर सरकार ने नीतियां बनाई हैं। वहीं 2023 में प्रधानमंत्री ने E20 की शुरुआत की। 2023-24 में E20 का विस्तार 15,600 से ज्यादा पेट्रोल पंपों तक पहुंचा है और 2024-25 में 1,000 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल मिश्रण किया गया है। 2025-26 में E20 देश भर में पेट्रोल का मुख्य ग्रेड बना। और E20 किस तरह से स्वच्छ ऊर्जा का एक तरह से एक बड़ा उदाहरण है। 1.97 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है E20 से। 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 952 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। किसानों को 1.66 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है। E20 के इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के असर को कम करने में E20 के इस्तेमाल ने देश में बचत भी की और स्वच्छ ऊर्जा को भी प्रोत्साहित किया है। E20 पर IIT कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित इंजन है, खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है, जंग या तकनीकी खराबी की पुष्टि नहीं हुई है। E20 पूरी तरह सुरक्षित है, इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये IIT कानपुर की रिपोर्ट कहती है E20 पर जंग या तकनीकी खराबी की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं IIT कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया के दावे वैज्ञानिक रूप से निराधार हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें भ्रामक सूचनाओं को दूर किया गया। आइए इसे स्पष्ट उत्तर में समझें। ब्राजील जैसे देशों को दशकों लगे हैं। क्या भारत ने E20 लागू करने में जल्दबाजी की है? तो इसका जवाब इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। ब्राजील जैसे देशों को दशकों लगे हैं। क्या भारत ने E20 लागू करने में जल्दबाजी की है? तो इसका जवाब है 2001 में प्रौद्योगिकी के जरिए और गन्ने के अलावा अन्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाया गया है। 2021 में तेल कंपनियों ने इथेनॉल संयंत्रों के लिए पहल शुरू की थी।
इस सवाल के ये सारे जवाब हैं। इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट जिस तरह से ये बताती है कि सोशल मीडिया पे जो तमाम भ्रामक खबरें हैं E20 को लेकर, उसके जवाब दिए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस तरह से 2021 में भी तेल कंपनियों ने इथेनॉल संयंत्रों के लिए पहल शुरू की थी। E20 के लिए ईंधन प्रणाली समेत सभी पहलुओं की जांच हुई है। शुद्ध E10 या E20 खरीदने का विकल्प क्यों नहीं? वाहन निर्माता कंपनियां E20 को लेकर आश्वस्त हैं। ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण और किसान हित के लिए जरूरी है। साथ ही यह भी कहा गया कि E20 के लिए ईंधन प्रणाली समेत सभी पहलुओं की जांच की जा चुकी है। वाहन निर्माता कंपनियां E20 को लेकर आश्वस्त हैं। 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विस में कोई खराबी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण और किसान के लिए जरूरी है। E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है, ये भी सवाल है। इस सवाल के जवाब में तेल कीमत बढ़ने पर इथेनॉल आर्थिक रूप से फायदेमंद है। आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है, उसके भी तमाम जवाब दिए गए हैं। किसानों के हित में लाभकारी कीमत पर इथेनॉल की खरीद की जा रही है। तो ये एक तरफ जहां किसानों के लिए फायदेमंद है, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक तरह से एक बड़ा कदम है, वहीं बचत के लिहाज से भी E20 का इस्तेमाल बेहतर है। क्या E20 से पुराने वाहनों को किसी तरह का नुकसान होता है? इसके जवाब में अनावश्यक रूप से भय फैलाने का प्रयास हो रहा है। गलत सूचनाओं, डर फैलाने वाली बातों से गुमराह ना हो, ये कहा जा रहा है। दावा वैज्ञानिक प्रमाणों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अनावश्यक रूप से भय फैलाने का प्रयास हो रहा है। E20 से पुराने वाहनों को नुकसान नहीं होगा, ये कहना है। क्या E20 से दावा वैज्ञानिक प्रमाणों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है? तो E20 को लेकर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब दिए गए हैं। वहीं इन जवाबों को एक तरह से एक बड़ा मजबूत आधार देता है आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट जो E20 के इस्तेमाल को लेकर सामने आई है, जिसमें यह कहना है कि अभी तक नहीं पाया गया है कि वाहनों को E20 ईंधन से किसी तरह की समस्या हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में अब बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है। बारिश के थमने से बाढ़ प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों से अब जल स्तर घटने लगा है। हालांकि राज्य के 5 जिलों में अभी भी लगभग 5,24,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, शिवसागर जिलों में अभी भी बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा पुलिस सहित कई एजेंसियों ने ऊपरी असम के विभिन्न इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित बचाया है। सुबीना राय गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग किस तरह से कह रहा है आने वाले कुछ समय में मॉनसून की क्या हालत रहेगी, क्योंकि वही निर्भर करेगी विस्थापितों को जिस तरह से पुनर्वास किया जा रहा है, उसमें भी मौसम का एक तरह से एक बड़ी भूमिका होगी। जी बिल्कुल ऋतु, यहाँ पे जब साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, हालांकि क्योंकि असम जो है चारों तरफ जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो है भारी वर्षा होती है और यही कारण है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट मिलते हैं। तो आने वाले कुछ समय तक आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि येलो अलर्ट जारी कर रखा है। आज भी जो है येलो अलर्ट जारी कर रखा है। फिलहाल अभी धूप है, 2-3 दिन से धूप होने की वजह से जो है वाटर लेवल्स में काफी कमी आई है, जिसका अच्छा संकेत है, क्योंकि जहां जहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि बढ़ते पानी की वजह से, अभी उन एरिया में जा पा रही है और
इतने दिनों से जो लोग वहां पे फंसे पड़े थे, तो उनको बचाव राहत के तहत जो है निकाला जा रहा है, और उनको जो है जो खाद्य सामग्री हो, जो जरूरत की सामान हो, वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो है रिलीफ कैंप्स में भी जो है अभी तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग अभी हैं, और जो बाकी लोगों के घर में जहाँ पे सफाई हो चुका है, मतलब कंडीशन अभी ठीक है, वह लोग अपने घर में जा चुके हैं। और राहत और बचाव कार्य काफी तीव्र गति से अभी शुरू हो गया है, और जैसे कि इंटर मिनिस्टेरियल टीम भी अभी विजिट पे है। जुलाई 25 से लेके 29 तक ऋतु वो लोग जायजा लेंगे कि कितना हद तक क्षतिग्रस्त हुआ है, और उसके बाद जो है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है अगस्त से शुरू हो जाएगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात करेंगे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन आज भारत के लिए कई बड़े मुकाबले होने हैं। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक की चुनौती पेश करेंगे। आज से शुरू हो रहे एथलेटिक्स में दिन की शुरुआत गुरिंदरवीर सिंह के पुरुष 100 मीटर हीट से होगी। लंबी कूद में श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफिकेशन में उतरेंगे। तेजस शीर्षे 110 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल का टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे। पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श रामज्योति शंकर और तेजस्विन शंकर भारत की दावेदारी मजबूत करेंगे। मुक्केबाजी में सचिन, अंकुश, साक्षी और सुमित अपने अपने अंतिम 16 मुकाबलों में जीत दर्ज कर अगले दौर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। भारोत्तोलन की बात करें तो इसमें विंध्या रानी देवी, ज्ञानेश्वरी यादव, पुरुष वर्ग में वल्लूरी अजय बाबू भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। और एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता बनने तक राजा मुथुपांडी की कहानी संघर्ष, मेहनत और अटूट हौसले की मिसाल है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गया उनका रजत पदक सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या, कठिन परिश्रम और अपने सपनों को सच करने की जिद का परिणाम है। देखिए ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की विशेष रिपोर्ट। हर पदक के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और अटूट हौसले की कहानी होती है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले राजा मुथुपांडी की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक मजदूर के बेटे ने सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखने का साहस किया और आज अपने देश के लिए एक मेडल जीता, वो भी राष्ट्रमंडल जैसे खेलों के मंच पर। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतकर राजा मुथुपांडी ने भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। मुथुपांडी की यह सफलता सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि संघर्ष की एक प्रेरक कहानी भी है। राजा एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे हैं, जिनके पिता ट्रकों से सामान लोड और अनलोड करने का काम करते हैं। आर्थिक तंगी उनके बचपन का हिस्सा रही, लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं हुए। कड़ी मेहनत, अनुशासन और भारत सरकार के एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम से उन्हें बेहतर कोचिंग, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर मिले। ताई से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, वैसे बहुत टाइम से उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का भी। और लास्ट में 2 ईयर से मैं मोदी नगर वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ विजय शर्मा सर के अंडर। इसी के लिए हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे इधर तक आने में। अब राजा मुथुपांडी की नजर अगले बड़े लक्ष्य पर है। उनका अगला पड़ाव 2026 एशियाई खेल हैं, जहां वे इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत के लिए एक और पदक जीतने का सपना संजोए हुए हैं। बस मैं अभी जो यहाँ पे सीखा है, जो मेरा मिस्टेक्स हुआ है, अभी ट्रेनिंग में मैं ध्यान दूंगा और हार्ड वर्क करूंगा एशियन गेम्स में और बेटर करने को। हालांकि राजा का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर चैंपियनशिप के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतने के बाद वर्ष 2019 में उनके दाहिने हाथ की कोहनी के लिगामेंट में गंभीर चोट लग गई।
सर्जरी और कई महीनों तक चले रिहैबिलिटेशन के कारण उन्हें प्रतियोगिताओं से दूर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत कर उन्होंने दमदार वापसी की, कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला मुकाबला खेला और अपने डेब्यू में ही भारत के लिए रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। राजा मुथुपांडी का यह सफर बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हालात नहीं, हौसले मायने रखते हैं। एक मजदूर के बेटे से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने तक का उनका सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सिल्वर मेडल सिर्फ उनके गले में नहीं सजा, बल्कि हर उस सपने की जीत है जो मेहनत, संघर्ष और विश्वास के दम पर सच होता है। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। और नारायण सिंह की इसी रिपोर्ट के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।